मैं डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। आज हम लोग बीपीएससी पीटी की तैयारी के लिए आज सिलेबस की चर्चा करेंगे। आज जो चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं वो विषय है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक ऐसा विषय है, इसमें आज के संदर्भ में इसकी उपयोगिता पीटी को ध्यान में रख के, बीपीएससी पीटी को ध्यान में रख के कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना इसका महत्व है, हमारा जो सक्सेस होगा, हम जो पीटी क्रैश कर लेंगे, इसमें इकोनॉमिक्स की कितनी भूमिका होगी। हर एक सब्जेक्ट का अपना अलग अलग भूमिका है, तो इकोनॉमिक्स हमको कितना मदद कर पाएगा और आज कितना उसका इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण है। आप जो तैयारी करने के लिए आए हैं, आप अगर बीपीएससी पीटी करने के लिए आए हैं तो बीपीएससी क्या है? एक लोक सेवा आयोग जो सर्विस आप करने जा रहे हैं, उसमें यहाँ धन का महत्व ज़्यादा नहीं है, प्रतिष्ठा का महत्व है। लेकिन जिस व्यवस्था को हम लोग पढ़ रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, इसमें धन का बड़ा महत्व है और ये धन कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को भी बहुत प्रभावित करता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, ये सिलेबस कैसे हमको क्रैश करा सकता है पीटी को। नेक्स्ट देखते हैं। इसके जो चैप्टर है उस चैप्टर को हम लोग देखते हैं। पहला चैप्टर है इसका मूल अवधारणा। इकोनॉमिक्स नाम सुन के ही आपके मन में आता होगा, अर्थशास्त्र नाम सुन के ही चाणक्य ध्यान में आते होंगे कि भाई जो चाणक्य हैं या जो विष्णुगुप्त, जिनको और भी कई नाम से जानते हैं, ये ध्यान में मन में आता है। लेकिन हम लोग जिस इकोनॉमिक्स को चर्चा करेंगे ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, ये एडम स्मिथ का इकोनॉमिक्स है। तो इसको आधुनिक अर्थशास्त्र हम लोग बोलते नहीं हैं, बोलते इसको अर्थशास्त्री हैं। उस अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग इसके अवधारणा की चर्चा करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं। जैसे किसी विद्यार्थी से पूछा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो उसका सीधा जवाब होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। तो ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है कि भाई हम मिक्स इकोनॉमिक वाले देश के हैं। जबकि आज के संदर्भ में हम लोग डे बाय डे प्रतिदिन पूंजीवादी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बोलचाल में हम क्या बोलते हैं? बोलचाल में हम बोलते हैं कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले हैं। वैसे ही जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग सत्यवादी हैं, हम उस देश के हैं जहां सत्य हरिश्चंद्र हुआ करते थे, यानी जो सपना में भी जो बात को सोचे उसको जमीन पर कल उतार दिए। लेकिन डे बाय डे प्रतिदिन हम लोग एक एक क्षण में जो है हजारों झूठ बोलते हैं। वैसे ही भारत की अर्थव्यवस्था अब रही नहीं मिश्रित, अब हो गई पूंजीवादी। डे बाय डे हम लोग निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कि आएगा आपको LPG, ये कॉन्सेप्ट आएगा कि भाई लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट एक आएगा कि भाई उदारीकरण है, निजीकरण है और वैश्वीकरण है। ये किस ओर हमको लेके जा रहा है? लगातार कई बार आप सुनते हैं कि भाई विनिवेश हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये सारे कॉन्सेप्ट की चर्चा हम लोग डे बाय डे करके, वन बाय वन करके हम लोग मूल अवधारणा में देखेंगे, छोटी छोटी बात को, कि हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, स्वतंत्रता के पहले हमारी क्या विशेषता थी, स्वतंत्रता के बाद हम लोग कैसे बने हैं, आज कैसे अर्थव्यवस्था को ध्यान में रख के दुनिया में जितनी संस्थाएं बन रही है वो सारा का सारा आज यूएनओ कहने के लिए दुनिया को एकत्रित करने की एक बड़ी संस्था है। लेकिन दुनिया को अगर आज कोई चला रहा है तो वो जो संस्था है WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, ऐसी जो इकोनॉमिक्स की संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं हैं, ये दुनिया को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री की जो विदेश यात्रा है वो सांस्कृतिक यात्रा कम है, वो अर्थ से रिलेटेड ज्यादा है, वो आयात निर्यात से रिलेटेड ज्यादा है, निवेश कितने वो लेके आके पा रहे हैं उस पर वो ज्यादा आश्रित होता है। अभी G7 की भी जो बैठक जर्मनी में चल रहा है उसमें भी इन्हीं बातों पे चर्चा चल रहा है कि भारत दुनिया को खिला सकता है,
तो ये जो दुनिया को हम खिला सकते हैं, ये बात क्या है? ये हमारी अर्थव्यवस्था की बात है। हम इतने ताकतवर हो चुके हैं। तो ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की चर्चा हम लोग कहां करेंगे? मूल अवधारणा में करेंगे। ये चैप्टर पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर हम लोग आते हैं धन और बैंकिंग। जैसे ही धन और बैंक का जो कॉन्सेप्ट है, आज हमारे जीवन में क्या है, बैंक का इतनी बड़ी भूमिका बढ़ गई है, इतनी बड़ी भूमिका कि आज जो स्मार्ट मोबाइल है वो चलता फिरता बैंकिंग का केंद्र बन गया है। आज जो हम लोग डिजिटली ट्रांसफर कर रहे हैं, आज जो एक अभियान चला है नरेंद्र मोदी का कि हर एक घर में अकाउंट होना चाहिए, जबकि अकाउंट खोलना एक बहुत बड़ी बात नहीं था, लेकिन जनधन खाता जो खुला उसके परिणाम स्वरूप 50 करोड़ लोगों का जनधन खाता खुला, यानी बैंकिंग से वो अटैच हुए। आप याद कीजिए इस कोरोना में, इस कोरोना काल में जो कोरोना का दौर चल रहा था, कैसे बैंक की भूमिका बढ़ गई थी। अभी जो लोग आप पीटी की तैयारी करने वाले हैं, मेंस की तैयारी करने वाले हैं, या और भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले, आप जो फॉर्म फिलअप करते हैं तो कैसे आपके अकाउंट से वो पैसा ट्रांजैक्ट होता चला जाता है जिस संस्था को जाना है। यानी बैंक क्या है? बैंक हमारे विकास का एक इंफ्रास्ट्रक्चर का गढ़ है। तो हम लोग इस बैंकिंग में देखेंगे कि भाई बैंक किस प्रोसेस पे काम करता है, हमारी अर्थव्यवस्था को किस ओर लेके जाता है, आरबीआई हमारा जो केंद्रीय बैंक है वो कैसे काम करता है, मौद्रिक नीति हमारी क्या है, रेपो रेट क्या है, बिहार से इसका क्या रिलेशन है। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग कहां करेंगे? धन और बैंकिंग के क्षेत्र में करेंगे। नेक्स्ट तीसरा आते हैं आर्थिक माप। माप मतलब मेजरमेंट करना। जैसे कैसे मेजरमेंट आज करते हैं कि भाई अभी मेजरमेंट नीति आयोग एक मेजरमेंट किया और बताया कि भारत जो है बहुआयामी गरीबी में, उसको आम बोलचाल के भाषा में हम लोग गरीबी बोल देते हैं, बीपीएल बोल देते हैं, कि भाई गरीबी रेखा के अंतर्गत भारत में 50% लोग बिहार के जो हैं वो गरीब हैं। जैसे ये डाटा आता है तो बिहार के जो नायक है, सत्ता के नायक है, उनमें जबरदस्त ये उबाल आता है। वो कहना स्टार्ट करते हैं कि जो आर्थिक मापन का जो यूनिट है वही गलत है। उनके मन माफिक ये बात आया नहीं तो उस मापन को ही गलत कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? हम लोग इसमें राष्ट्रीय आय देखेंगे, राष्ट्रीय आय को हम लोग देखेंगे, नेशनल इनकम देखेंगे। इसमें राष्ट्र की जो आय है वो किससे जुटा हुआ है? तो कहीं ना कहीं ये जुटा हुआ है जीडीपी से जुटा है, एनडीपी से जुड़ा है। यानी कई ऐसे प्रोसेस है, कई ऐसा फैक्ट है जिससे हमारा ये मापांकन जुटा हुआ है। बोलते हैं ना कि भाई हमारा पर कैपिटा इनकम क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो ये आय कहां से निकलेगा? ये मापन से निकलेगा। उसके मापन का एक तरीका है, उसका फॉर्मूला है। कैसे बोलते हैं कि भाई इस कोरोना काल में करोड़ों लोगों का जॉब छूट गया, यानी उनके इनकम कम हो गए, लेकिन ऐसे यहां धनी लोग हमारे यहां रहे हैं, उद्योगपति रहे हैं, उनका इनकम बढ़ गया। अब मान लो ये बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं, लेकिन उनके पास उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, डिजिटली सोर्स थे, तो उनका इनकम बढ़ गया। नेक्स्ट आते हैं भारत में सार्वजनिक वित्त। इस सार्वजनिक वित्त में हम लोग 2-3 चीजों को ध्यान में रखेंगे। पहला तो हम बजट पे चर्चा करेंगे इसमें कि भाई भारत की बजट व्यवस्था क्या है, भारत का राजकोषीय नीति क्या है, और भारत की कर व्यवस्था क्या है। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग कहां पर कर लेंगे? सार्वजनिक वित्त में कर लेंगे। फाइनेंस, जो पब्लिक फाइनेंस है, यहां पे चर्चा करेंगे। कैसे बजट जो है एक राष्ट्र के जीवन की गति को निर्धारित करता है। बजट का प्रत्येक व्यक्ति इंतजार करता है कि बजट में मेरे लिए क्या है, युवाओं के लिए क्या है, परीक्षार्थियों के लिए क्या है, कैसा बजट है। जैसे अभी इस बार जो बजट माननीय निर्मला सीतारमण के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया, उसका क्या नाम दिया गया, उसका जो सारांश है, उसके जो स्टेटमेंट है, क्या डाला गया? स्टेटमेंट ये डाला गया कि ये जो भारत का बजट है ये आत्मनिर्भर भारत को रिप्रेजेंट करेगा, ये भारत को आत्मनिर्भर की ओर लेके जाएगा। उसी बिहार का जब बजट आएगा, बिहार का जो बजट प्रस्तुत किया गया माननीय तारकिशोर जी के द्वारा, तो वो क्या बताया गया कि भाई बिहार जो है
मान लीजिए हर एक आर्थिक मापांकन में, जो भी मापांकन भारत का होता है उसमें भारत जो है नीचे से फर्स्ट, सॉरी बिहार जो है नीचे से फर्स्ट है। तो ऐसी स्थिति में नीचे से फर्स्ट है, ये कहीं ना कहीं हमारी दुर्दशा को प्रदर्शित करता है। तो ये बजट क्या दिखाया कि भाई 7 निश्चय पार्ट 2 आत्मनिर्भर बिहार, यानी जो कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल पार्टियों का, जो घोषणा पत्र होता है उसको रिप्रेजेंट करता हुआ बिहार का बजट आया। अभी जो बजट बनेगा तो पैसा कहां से आएगा? पैसा जो आता है वो कर से आता है, टैक्स से आता है। एक तो कर से, दूसरा गैर कर स्रोत से। तो हम लोग इस बजट, इस सेक्शन में ये भी देखेंगे, कर वाला भी सेक्शन देखेंगे कि ये टैक्स आता कहां से है, इनकम टैक्स क्या है। अभी जो एक बड़ा अभियान चला है जीएसटी का, कई बार उसको विपक्षी दल के द्वारा कहा भी जाता है कि ये गब्बर सिंह टैक्स है। अगर जीएसटी के पहले जब इसको आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि एक लेने वाले, कर देने वाले से सैकड़ों किस्म का टैक्स लिया जाता था। आप मोबाइल रिचार्ज करते थे तो सर्विस टैक्स, आप कोई सामान खरीदने जाते थे तो सेल टैक्स, कोई सामान का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां प्रोडक्शन टैक्स, तो बिक्री, मतलब इस तरीके से दुनिया भर का कर जो है, और उसका अंतोगत्वा देने वाला कौन होता है? इंडिविजुअल होता है, व्यक्ति को वहन करना पड़ता है। कर का भार से व्यक्ति ही दबता है। किसी उद्योगपति पे अगर आप कर लगाते हैं तो वो वस्तु के दाम से, सर्विस के माध्यम से वो उपभोक्ता से क्या कर लेता है? उसूल कर लेता है टैक्स को। तो हम लोग यहां देखेंगे किसमें? भारत के सार्वजनिक वित्त में 3 बात इसमें देखेंगे। भारत की फिस्कल पॉलिसी को देखेंगे, भारत की बजट पॉलिसी को देखेंगे, और कर व्यवस्था को भी देखेंगे। कैसी कर व्यवस्था है, कर कहते किसको हैं, टैक्स कहते किसको हैं, उसको छोटी बात में समझे कि शरीर में जैसे रक्त का महत्व है, हमारा जो शरीर है इसमें मान लो हार्ट अच्छा काम कर रहा हो, लंग्स अच्छा काम कर रहा हो, लीवर ठीक काम कर रहा हो, ब्रेन भी ठीक काम कर रहा हो, हाथ पैर भी अच्छे से काम कर रहा हो, लेकिन अगर इसमें रक्त नहीं हो तो ये सारे ऑर्गन रहने के बावजूद भी काम नहीं होगा। और रक्त एक ऐसा चीज है जिसको बना नहीं सकते हैं। आज भी कहा जाता है कि रक्तदान महादान। वैसे ही किसी राष्ट्र को चलाने के लिए कर की बड़ी भूमिका होती है। अगर कर का कलेक्शन नहीं होगा तो गरीबी नहीं मिट सकता है। आप ये नहीं कर सकते हैं गरीबी मिटाने के लिए, अगर सरकार ये सोचती, या कोई अगर मन में, आपके मन में ये आता है कि गरीबी जो है नोट छापने से अगर मिट जाती तो हर एक मोहल्ले में, हर एक चौराहे पे सरकार केवल एटीएम की ही व्यवस्था करती कि एक एटीएम लगा देते हैं, जिसको जितनी मर्जी है नोट निकाल लो, अपनी गरीबी को दूर कर लो। सोचो एक सेकेंड के लिए, इसको आप सोचिए कि अगर ऐसी व्यवस्था होती तो समाज में क्या उथल पुथल होगा, कि सबके पास नोट तो रहेगा, करेंसी तो रहेगा, लेकिन समान नहीं होगा। इसलिए जरूरी करेंसी का नहीं है, जरूरी क्या है? समान के प्रोडक्शन का। आज जो भारत के प्रधानमंत्री का दुनिया में इतना मान सम्मान हो रहा है, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे चट्टान के तहत भारत के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। किसान खेत में काम कर रहा है, गेहूं का उत्पादन हुआ। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच में जो रूस और यूक्रेन दुनिया को 30% गेहूं का निर्यात करता है, 30%, आज वो दोनों आपस में क्या कर रहा है? युद्ध कर रहा है। तो इस युद्ध की परिस्थिति में वो गेहूं का निर्यात कर पाएगा क्या? दुनिया भारत की ओर देख रही है। जो अफगानिस्तान आज से 15 दिन पहले गुरुद्वारा में बम फोड़ा है, उसी अफगानिस्तान को भारत हजारों टन गेहूं दिया है कि खाओ, और खा के फिर बम फोड़ना। सोचिए, हम लोग मानवता की पराकाष्ठा पे रहने वाले भारत के लोग हैं, कि हम लोग मानवता को मरने नहीं देना चाहते हैं। हम लोग वैसे देश के, वैसे सनातन संस्कृति वाले लोग हैं। तो ये भारत का सार्वजनिक वित्त हो गया। आगे हम लोग देखेंगे 5वां जो आपका चैप्टर है, योजना। जैसे आप कैसे एक प्लान किए कि भाई हम कॉम्पिटिटिव व्यू में जाके पढ़ेंगे, लर्निंग एकेडमी में जाके पढ़ेंगे, ये कहीं ना कहीं आपका एक प्लान बना। तब आप प्लान बनाते हैं तो उस प्लान से पहला कदम बढ़ता है। ऐसा नहीं होता है कि चल रहे हैं कहीं कोचिंग में चले गए, चल रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में चले गए, ऐसा नहीं होता है। मन में एक कोई ना कोई डिजाइन होता है, एक रूपरेखा बनता है। तो इस रूपरेखा में भारत को भी अगर आगे बढ़ना है तो एक योजना बना।
इसी से कहीं रिलेटेड कहीं ना कहीं योजना आयोग का कॉन्सेप्ट आया, इसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं पंचवर्षीय का एक स्कोप आया। बाद में चलिए हुआ कि भाई भारत को विकास करना है, तेज गति से विकास करना है, तो ये 5 ईयर प्लान से विकास हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं उसके बारे में भी सोचना है, लॉजिकली सोचना है। ऐसा नहीं कि कोई कह दिया और उस बात को मान लेंगे, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं किस चीज के, आप विद्यार्थी कमीशन के विद्यार्थी हैं। आपको इस पे लॉजिकली भी सोचना है, कल होके इसी पर आपको मेंस भी लिखना होगा। इसलिए किसी बात पर अगर तर्कपूर्ण ढंग से आप नहीं सोचेंगे तो लकीर के फकीर रहेंगे कि जो सत्ता के नायक कह दिए हम उसको मान लिए। हमारे यहाँ जो 5 ईयर का प्लान बनता था, अब 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद ये प्लान नहीं बन रहा है, तो जो 5 ईयर का प्लान बनता था उसमें 1 बरस या मैक्सिमम कह सकते हैं कि 2 बरस तक तो काम होता ही नहीं था। अगर पूरा आप जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ मानसून आता है, डेवलपमेंट का काम क्या हो जाता है, रुक जाता है या रोकना पड़ता है। ऐसे कई हम लोग उत्सव धर्मी देश वाले हम लोग हैं, बड़े उत्सव मनाते हैं हम लोग, और कहीं ना कहीं उत्सव हमको जिंदा दिल बनाता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं विकास प्रभावित होता है, ये सच्चाई है। आज तो दुनिया भी हमारे बात से इत्तेफाक रखता है कि नहीं, ये उत्सव मनाना चाहिए। काम के घंटे जो है वो कम करने चाहिए। काम के घंटे कम होंगे तो काम करने वाला जो कर्मचारी है उसका ऊर्जा बना रहता है। आप जबरदस्ती उससे वर्क आवर ज्यादा लेंगे तो उस पर कहीं ना कहीं उसके इफिशियंसी पे असर पड़ेगा, और जैसे ही असर पड़ेगा तो काम बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। दुनिया के कई देशों में 4 दिन का वर्क कल्चर स्टार्ट हो गया कि 3 दिन छुट्टी, 4 दिन काम करना है। भारत अभी उस ओर नहीं बढ़ पाया है। भारत अभी रविवार की छुट्टी में ही फंसा है। हम अभी इसीलिए तो डेवलपिंग हैं, डेवलप नहीं हो पाए हैं, उस ओर बढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग योजना में देखेंगे कि प्लानिंग, आज सरकार क्या कर रही है कि 25 साल का बना रही है प्लान। अब बराबर प्रधानमंत्री सुनेंगे, कई बार उसको बोल भी दिया था, कई बात लोग बोलते हैं कि अरे क्या इतना बड़ा बड़ा बात बोलते हैं। वो 2047 का बात सोच रहे हैं कि 2047 में भारत कैसा होगा। 22 चल रहा है, वो 47 का बात सोच रहे हैं, क्योंकि 47 आएगा, समय रुकता नहीं है। नेक्स्ट कोई प्रधानमंत्री आएंगे, उसके बाद कोई प्रधानमंत्री आएंगे। तो अगर आज से विजन अच्छा बना रहेगा तो हम निश्चित रूप से जो हम बनना चाहते हैं, हम फिर से विश्वगुरु बनना चाहते हैं, तो केवल शब्दों के माध्यम से विश्वगुरु बनने से नहीं होगा। हमको जमीन पे क्या करना होगा, काम करना होगा। और वो काम डे बाय डे भारत के नौजवान कर रहे हैं, उसको भारत के प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे देखिए, खुली अर्थव्यवस्था, ये जो ओपन इकोनॉमी है, ये ओपन इकोनॉमिक इंडस्ट्री को रिलेट करता है। ये कहीं ना कहीं हमारी जो उद्योग नीति है, औद्योगिक नीति है, आयात और निर्यात की नीति है, उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही अभी जो पहला चैप्टर में हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखे थे कि हम कैसी अर्थव्यवस्था वाले हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले हैं। अब इस मिश्रित क्या है, मिश्रित बंद अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो खुली अर्थव्यवस्था को करता है। इसी खुली अर्थव्यवस्था का ये जो एलपीजी का जो कॉन्सेप्ट आया था, इसका ये अस्त्र है, इसका ये पॉलिसी है। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है कि आज दुनिया से जो हमारा जुड़ाव है, दुनिया से हमारी जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ी है। कहा जाता है कि जब मान लो देश आजाद हुआ, जब भारत 1947 को जब देश आजाद हुआ, उसमें हम लोग तय किए कि भाई हमको अभी विदेश से रिश्ता कम रखना है, क्योंकि विदेशी हमको कहीं ना कहीं गुलाम रखा था। हमको मुगलों के द्वारा गुलाम बनाया गया, अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाया गया। तो शुरू में हम लोग अपनी नीति बनाए क्या भाई कि नहीं, हमको विदेश से उतना ही रिश्ता रखना है, उतने ही संबंध रखने हैं जो बहुत जरूरी हो। लेकिन आज 2022 में या उसके पहले ही जो नई आर्थिक नीति आया, 1991 में जो नई आर्थिक नीति आती है, उसमें हम लोग तय करते हैं कि भारत में आर्थिक सुधार होगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसके जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। उसमें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, वाणिज्य मंत्री पी चिदम्बरम थे। ऐसे लोगों के नेतृत्व में सरकार तय की कि हमको कैसी अर्थव्यवस्था अपनाना है, खुली अर्थव्यवस्था।
अब इस खुली अर्थव्यवस्था के आगे जब चलेंगे हम लोग, यानी जो उसके पहले की जो औद्योगिक नीति थी, चाहे वो 1948 की औद्योगिक नीति हो, 1956 की औद्योगिक नीति हो, 1969 की औद्योगिक नीति हो, 1973 की औद्योगिक नीति, ये सारी औद्योगिक नीति से देश विकास किया था, लेकिन जितना विकास करना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ था। और एक समय आया था 1989 में, 1989 में एक समय आया कि भारत की स्थिति जस्ट लाइक आज जैसे श्रीलंका की है, पाकिस्तान की है, वही स्थिति भारत की हो गई थी। मात्र 7 दिन के लिए, 7 डेज का भारत के पास पैसा था, जो बाहर से सामान हम खरीदते हैं, पेट्रोलियम है, कोई कीमती दवा है या अस्त्र शस्त्र खरीदना है, उसके 7 दिन के मात्र पैसे बचे हुए थे। ऐसी परिस्थिति में भारत क्या तय करता है कि भारत सोना गिरवी रखता है लंदन के बैंकों में। और जब भारत सोना गिरवी रखता है तो अब जैसे ही, एक छोटा सा बात है, इसको समझो कि तुम अपने मित्रों से, आप जहां बैठे हैं आस पड़ोस में जो कोई मित्र है, कोई दोस्त है, अगर उससे आप 100 रुपया भी मांगते हैं कि हमको 100 रुपया दो, तो मित्र का क्या जवाब होता है? मित्र का पहला आपसे प्रश्न होगा, जिसको जवाब आपको देना पड़ेगा, कि तुम इस पैसे का क्या करोगे। अगर आप ये जवाब देते हैं कि हम नहीं बताएंगे, तो उस मित्र का क्या आंसर होगा कि ठीक है, तो पैसा हम नहीं देंगे। फिर आपको बताना पड़ता है कि हमको 100 रुपया का ये काम है। गहरी मित्रता है तो अलग विषय है कि भाई आप मांगे दे दिया, पूछा नहीं, लेकिन हम ये कॉमन बात बता रहे हैं। तो इसे यहां देश की बात है कि जब देश सोना गिरवी रखता है लंदन बैंक में, और उस गिरवी रख के मान लीजिए वहां से अब धन मिलेगा, जिस धन को खर्च करना है देश को फिर से आगे बढ़ाने में, तो वो तो चाहेगा ना कि भाई पिछली पैसा भी अपना उड़ा चुका है, ये गंवा चुका है, अब ये दलदल में फंस चुका है, तो कहीं ये हमारा वाला भी पैसा डुबा ना दे। तो अब आपको वो शर्त पर ऋण देगा, जिसको बोलते हैं कंडीशनल फैसिलिटी। और एक संस्था का नाम हम लिखे थे यहां IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये शर्तों पर भारत को मदद करता है। भारत को कहता है कि आपको पॉलिसी अपनाना होगा। कौन सा पॉलिसी? LPG। आपको अपनाना होगा कैसी अर्थव्यवस्था? तो खुली अर्थव्यवस्था। यानी आप जो नीति बंद बनाए हुए हैं, जो जकड़ के रखे हैं नीति को, उस नीति को खुला छोड़ना होगा। ये LPG का जो L है वो क्या है? लिबरलाइजेशन, जिसको बोलते हैं उदारीकरण। तो क्या उदारीकरण? उदारीकरण जो आपकी कठोर आर्थिक नीतियां हैं, पॉलिसी है, उसको लिबरल कीजिए, जिससे विदेश के निवेशक आकर यहां अपना व्यापार कर सके। दूसरा इसका नीति क्या है? P, प्राइवेटाइजेशन, कि भाई आप जो सरकार जो चला रही है फैक्ट्री या उद्योग, ये काम सरकार का नहीं है। आज जो विपक्ष आरोप बीच बीच में लगाते रहता है कि सरकार ये बेच ले रही है, वो बेच ले रही है, ये दुनिया की सरकार की पॉलिसी है कि सरकार का काम शासन प्रशासन की व्यवस्था करना है, सरकार का काम उद्योग चलाना नहीं है। ये दुनिया की नीति चली आ रही है, और दुनिया में भारत के साथ उसको रहना है, तो दुनिया की नीति को फॉलो करना होगा। तो भारत भी इस नीति को माना, और डे बाय डे क्या होते जा रहा है? प्राइवेटीकरण होते जा रहा है। जितना हथियार निर्माता है इस दुनिया में, जितने विमान निर्माता हैं इस दुनिया में, ये सारे के सारे निजी कंपनी वाले हैं। सरकार उसको नियम उसके लिए बनाती है, उनसे टैक्स वसूल करती है। अपने से बोइंग और एयरबस का निर्माण नहीं होता है, सरकार उसके पीछे खड़ी रहती है, सामान उसके खरीदने का उनको भरोसा देती है, तब तो वो बना पाएंगे। तो हम लोग इस खुली अर्थव्यवस्था में देखेंगे कि हमारी व्यवस्था कितनी खुली है। आज जहां जहां जिस जिस देश में भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, जो भारत के प्रवासियों से मिलते हैं, वहां के बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO से मिलते हैं, वित्त मंत्री से मिलते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य रहता है FDI। ये FDI क्या है?
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कैसे हमारे यहाँ निवेशक आए। आज जो मॉरिशस हमारे यहाँ बड़ा, सबसे बड़ा निवेशक बना हुआ है, सिंगापुर बड़ा निवेशक बना हुआ है, उसी यूएई बड़ा निवेशक है, अमेरिका बड़ा निवेशक बना है। क्यों इन देशों में भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा बार बार होता है, जापान भारत के प्रधानमंत्री बार बार जाते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण है यही एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आज दक्षिण कोरिया की जो सैमसंग की कंपनी है, उसका नोएडा में एक बड़ा प्लांट लगा है। वो क्या है? वो एफडीआई के तहत कि भाई आप हमारे यहाँ क्या करें, अपने पूंजी का निवेश करें। अपने पूंजी का मतलब कि आप मान लो सैमसंग बनाते हैं, कोई और चीज़ बनाता है, तो जब वो फैक्ट्री लगाएंगे तो ठीक है, मैक्सिमम जो मान लो वहाँ जो काम करने वाले होंगे ग्राउंड लेवल पर, वो भारत का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में डेवलप होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे इलाके का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। और दूसरा, आज दुनिया में सबसे बड़ा कंज्यूमर का जो गढ़ बना हुआ है वो भारत है। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। वो क्यों देख रही है? क्योंकि हमारा परचेजिंग पावर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, हमारे खरीदने की शक्ति बढ़ रही है। तो जब हम खरीदने की शक्ति हमारी बढ़ रही है तो दुनिया के जो सामान विक्रेता है वो भारत की ओर देखते हैं, चाहे वो सर्विस हो या गुड्स हो। आज जो फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, जितना सर्विस देने वाली कंपनियां हैं, उसका सबसे बड़ा उपभोक्ता कहाँ पे है? भारत में है। भले ही जनसंख्या चीन की अधिक है, लेकिन कंज्यूमर भारत में सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ लिबर्टी ज़्यादा है। चीन में किसी भी कंपनी को काम करने की उतनी लिबर्टी नहीं है। चीन ठीक है कि एक आर्थिक शक्ति के रूप में है, लेकिन सब लोग उसको स्वीकारे हैं किस रूप में? दूसरा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं दिखा है। ये कोरोना चीन के बारे में उसके कैरेक्टर को बताया है कि चीन कैसा है। और भारत का कैरेक्टर क्या रहा है? भारत का दुनिया में पूरा इतिहास रहा है कि भारत को लोग क्रश किए हैं, भारत किसी का क्रश नहीं किया है, भारत किसी को प्रताड़ित नहीं किया है। हमारा इतिहास नहीं रहा है कि हम किसी पर हमला किए होंगे। हाँ, अब थोड़ी नीति बदली है कि अगर आप प्लान भी बनाएंगे हमारे खिलाफ में तो हम उस प्लान को सक्सेस नहीं होने देंगे। पहले था कि आप पहले हम पर हमला कर दीजिए, हम उसका जवाब देंगे। इस पॉलिसी को भारत बदल दिया है, दुनिया को एक संदेश दिया है कि दुनिया के किसी देश में किसी स्थान पर कोई भी हमारे खिलाफ में कुछ षड्यंत्र करेगा तो हम हमला करवाने का इंतजार नहीं करेंगे, हम अपने सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? एक्शन पहले भी लेंगे। ये थोड़ी नीति बदली है और इस बदली हुई नीति से दुनिया हमको महत्व देना प्रारंभ कर दी। जैसे इजराइल करता था कि उसके पर अगर कोई बात होता है तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में वो जाके कर सकता है। तो अभी हम दुनिया के किसी क्षेत्र में जाने की तो स्थिति में नहीं है, लेकिन अपने आस पड़ोस में, आस पड़ोस के जो पड़ोसी हम जो परेशान करने वाले हैं उनको जवाब देने की स्थिति में आज भारत है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा है आर्थिक क्षेत्र, जो इकोनॉमिक सेक्टर है। यहाँ पर हम लोग मान लो गरीबी है, बेरोजगारी है, ऐसे कई विषयों से रिलेटेड हम लोग जो अलग अलग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, ऐसी कई चीज़ों का हम लोग इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इससे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। कि आज जो गरीबी एक समस्या है, रोजगार एक समस्या है। भारत को बोलते हैं कि भारत युवाओं का देश है। हर एक डाटा में, चाहे वो उद्योगपति हो, राजनेता हो, सबके द्वारा कहा जाता है कि भारत 65% जो आबादी हमारी युवा है। तो आज आप जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी पीटी का, आज युवा हैं, आप नौजवान हैं, आपको क्या लगता है कि हमेशा आप नौजवान रहेंगे? ये 65% आबादी कभी वृद्ध होगी कि नहीं होगी? तो सरकार ये सोचती है कि ये 65% जो आबादी युवा है, इस युवा का जो लाभांश है, जो डिविडेंस है, वो उठा लेना, क्योंकि एक समय आएगा कि इन पर ज्यादा खर्च करना होगा। उस समय हमारी आबादी जो है, जो 35% बचेगा, उसी में बच्चे और नौजवान होंगे।
तो आज इतना कमा लेना है, इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर देना है कि कल ये 65% जब वृद्ध हो जाए, जैसे जापान आज क्या है, दुनिया का सबसे वृद्ध देश है, लेकिन लाचार देश नहीं है। कैसे हम लोग यहाँ अपने आस पड़ोस गांव देहात घर शहर सब जगह वृद्धावस्था को एक मतलब ऐसी अवस्था में करते हैं कि अगर पेंशन नहीं है, इनकम के उनके साधन नहीं है, तो उनकी थोड़ी प्रतिष्ठा कम करते हैं। तो सोचो एक समय 65% आबादी जब वृद्ध होगी, उसकी क्या दशा होगी, क्या दुर्दशा होगी। तो दशा और दुर्दशा जापान जैसा हो कि जापान वृद्ध देश होते हुए भी, देखते हो वहां कभी सुनते होगे कि भाई वहां का जो औसत आयु है दुनिया में सबसे अधिक है। भारत की जो औसत आयु है वो 69 के आसपास है। भाई एवरेज एज माने कोई जीने वाला आपके घर में आस पड़ोस में कोई 80 जी लेता होगा, कोई 85 जी लेता होगा, कोई 100 जी लेता होगा, लेकिन जो एवरेज एज है वो 69। लेकिन जापान का क्या है, 80 से ऊपर है। वहां आप सुनते हो कि कोई मर रहा है तो 104 बरस का है, 99 बरस का है, 102 बरस का है। इसका मतलब कि वहां जो मेडिकल फैसिलिटी है, वहां जो कल्चर जीने का है, वहां जो बाकी सुख सुविधा है, वो हाई क्वालिटी का बढ़ाया गया। जब बढ़ गया, वृद्ध देश है, तो वहां रोबोट काम कर रहा है। घर की सुरक्षा, छोटे मोटे काम रोबोट कर दे रहे हैं। आज कैसे आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसी है उसका बड़ा इस्तेमाल कर रहा है जापान। आप बिहार में भी पटना में देखते होंगे कई रेस्टोरेंट प्रारंभ किया है कि भाई खाना जो डिलीवर करना है टेबल पर, उसको वो छोटी छोटी तकनीक के माध्यम से कर रहा है, उसको वैरा नहीं कर रहा है, यानी तकनीक का सहारा ले रहे हैं। एक समय आएगा कि जब ये 65% वृद्ध होगा तो तकनीक का ही हमको ज्यादा सहारा लेना पड़ेगा। आज कैसे एक जो स्मार्ट मोबाइल आपके पास है वो चलता फिरता बैंक भी है, चलता फिरता अस्पताल भी है, चलता फिरता मनोरंजन का साधन भी है, यानी वो एक अपने आप में एक बड़ा बात है। आप एक बार YouTube में किसी भी चीज को सर्च करते हैं, कि हम ये बुक सर्च करते हैं, आप एक चीज को सर्च करते हैं और उससे रिलेटेड वो कई बात डाल देता है, यानी उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ये अनुभव करता है कि शायद इनको इस वस्तु की आवश्यकता है, इस सर्विस की आवश्यकता है, और वो लाइन लगा देता है। तुमको लगता है कि अरे हम तो एक बार सर्च किए थे, ये दुनिया भर का बात आ गया। तो जापान इसका इस्तेमाल करता है। भारत को भी क्या करना है, इस 65% जो आबादी हमारी है इसको मजबूत करना है, इसको अर्न करने वाला बनाना है। आज रोजगार क्या है, बिहार के लिए, यूपी के लिए, झारखंड के लिए, उड़ीसा के लिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि हर एक राजनीतिक दल घोषणा पत्र में युवा और रोजगार उनका बड़ा अभियान है। कोई 19 लाख रोजगार देने की बात करता है, कोई 10 लाख रोजगार देने की बात करता है, कोई 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, कोई अग्निपथ स्कीम लेके आया, कोई आत्मनिर्भर भारत स्कीम लेके आया। मतलब रोजगार जो है, पहले चुनाव इस मुद्दे पे नहीं हुआ करता था, इमोशनल मुद्दे पे हो जाया करता था, भावनात्मक मुद्दे पे चुनाव लड़ लेते थे, लोग हार जाते थे। लेकिन आज प्रत्येक राजनीतिक दल को विकास का चर्चा करना पड़ता है। तो हम लोग आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे ऐसे विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये दोनों जो बात है, दोनों कभी कभी लगता है कि दोनों एक जैसा है, नहीं है एक जैसा। कई बार हम लोग विकास की अंधी दौर में विनाश किए हैं। आज देखिए कि भाई नदी से हम लोग बालू निकालते निकालते देखिए नदी का क्या हाल कर दिए हैं। लकड़ी का इस्तेमाल करते करते जंगल का क्या हाल कर दिए हैं। तो आज जो विकास है वो पोषणीय विकास या टिकाऊ विकास की अब दुनिया चर्चा कर रही है कि विकास कैसा होना चाहिए। कैसे आज ये कोरोना जब आया मान लो फिर से थोड़े इसके उभार हुए हैं, सतर्कता हम लोग को बरतना है, तो कैसे हमारा आयुर्वेद, हमारा योग को पुनः उभार मिला कि अंग्रेजी दवा ठीक है तत्काल राहत देता है,
लेकिन अगर अस्थाई इलाज करना है, वास्तविक इलाज करना है, वास्तव में हमको स्वस्थ रहना है, तो अपने खान पान पे सुधार रखना है। अपने यहाँ कहा गया था, आज ये वास्तविकता है कि किचन ही हमारा जो है स्वस्थ रहने का आधार हुआ करता था। आज उसको हम लोग बदल दिए। अब जैसे जैसे हमारी संपन्नता बढ़ती जाती है, हम अपने किचन पर कम आश्रित होते हैं, रेस्टोरेंट पे ज्यादा आश्रित हो जाते हैं, और फिर बाद में अंग्रेजी दवा के पीछे दौड़ते हैं। आपको समाज में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे कि दवा भी खाओ और मिठाई भी खाओ, इंसुलिन की सुई भी ले लो और मिठाई भी खाते रहो, बीपी का भी दवा ले लो और फिर इधर चिकन मटन पे भी टूट पड़ो उस पे। ये कल्चर है, लेकिन भारत की सभ्यता संस्कृति ऐसी नहीं रही है। हम लोग योग और आयुर्वेद वाले लोग रहे हैं। हमारे यहाँ क्या रहा है कि भाई हमको संयमित जीवन जीना है और जी के अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।